हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय रश्मि। इस वीडियो में आज हम एमयू को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें एक मेथड ये MUN = TUN माइनस TUN-1 हम कर चुके हैं। तो हम सेकेंड मेथड आज इसमें पढ़ेंगे कि एमयू को और किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन सा मेथड है जिससे हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार उस प्रीवियस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में इजी हो। एमयू क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो आपके लिए इजी होगा। और अगर आप नए व्यूअर हो मेरे चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएं। तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे आप प्रेस कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इजीली वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एमयू। एमयू को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड तो हमारा ये था। सेकंड मेथड आज हम करेंगे एमयू = चेंज इन TU टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये मेथड है हमारा। अब इससे कैसे हम एमयू निकाल सकते हैं, इसके लिए मैंने एक टेबल ले लिया है जहाँ पर हमने क्वांटिटी डाल दी है आइसक्रीम की 1 2 3 4 5 6 और TU हमारे पास है। एमयू हमें फाइंड आउट करना है, तो अभी इस पर ध्यान मत देना। TU हमारे पास है, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट होती है और उसके बाद डिक्रीज होती है। तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास है, इससे एमयू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एमयू = चेंज इन TU, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो पहले पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो फर्स्ट पे एमयू सेम। सेकेंड पर चेंज हुआ है 20 से 36, TU में इंक्रीमेंट हुआ है 16 का, तो चेंज इन TU कितना हुआ 16। चेंज इन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ 1 से 2, तो कितने का चेंज हुआ 1 का, 1 इंक्रीज हुई है, तो डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से अगर हम 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 16। तो एमयू हमारा कितना हो गया 16। नेक्स्ट TU में कितना चेंज आया 10, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना आया 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी अगेन 2 से 3, एक ही इंक्रीमेंट हुआ, एक का ही इंक्रीज हुआ, तो ये कितना आ जाएगा 1 से हम 10 को डिवाइड करेंगे 10, तो एमयू कितना हो गया 10। नेक्स्ट पे 46 से 50 कितने का चेंज आया 4, और क्वांटिटी में 3 to 4 1, तो 4/1 = 4, तो ये 4 आ गया। सेम 50 से 50 कितना चेंज आया 0 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1, तो = 0। तो इस तरीके से हमारा ये निकल आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास TU है तो हम MU को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक तो ये मेथड हो गया चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, और एक मेथड हमारे पास ये है TUN माइनस TUN-1। इधर से इसे माइनस करते चले जाओ और ये हमारा MU निकल आएगा, ठीक है। तो जो भी मेथड आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उस मेथड से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एमयू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी डिराइव होती है, जो यूटिलिटी मिलती है वो होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है जैसे ही हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो चलिए इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे हम मोर एंड मोर कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, अपनी कमोडिटी इंक्रीज करते जाएंगे, उससे मिलने वाली, उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी कम होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा की एक स्लाइस खाई, बहुत अच्छा लगा। सेकंड स्लाइस खाई आपने, थोड़ा कम अच्छा लगा। थर्ड खाया तो टमी थोड़ा फुल होने लगा। फोर्थ खाया तो पूरा फुल हो गया।
5th खाओगे तो नहीं, अब नहीं खाना, बहुत हो गया। कोई ज़बरदस्ती आपको 6 खिला दे तो क्या होगा, उससे यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, वॉमिटिंग का मन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। जैसे ही हम यूनिट बढ़ाते गए, हमने एक स्लाइस से सेकंड स्लाइस, थर्ड स्लाइस, फोर्थ स्लाइस, फिफ्थ स्लाइस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उससे सेटिस्फेक्शन क्या हुआ, कम होने लगा। हमारा बिल्कुल ऐसे हो गया कि नहीं अब बिल्कुल नहीं खाना, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे 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 डाउन होने लगता है। ठीक है, जैसे ही हम यूनिट बढ़ाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी डाउन हो जाएगी। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ड्राइव किया था H.H. गुसन ने। ये एक जर्मनिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को बनाया, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इस लॉ को हम गुसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। क्लियर, गुसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन। अब इसके अजम्पशंस और डायग्राम हम देख लेते हैं। सो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अजम्पशंस, हम कोई भी लॉ अगर एक्सप्लेन करने के लिए आपके क्वेश्चन में आता है, एक्सप्लेन करने के लिए अगर आ रहा है, तो आप उसके अजम्पशंस देने होंगे आपको, और अगर केवल स्टेट आता है तो आप केवल लॉ दे सकते हैं। ठीक है, मतलब तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अजम्पशंस देने हैं नहीं देने। अगर आपके पास टाइम है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी आंसर को दें या लिखें, उसके साथ उसका डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम से ही मार्क्स मिलते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल थ्योरी लिखेंगे, तो मार्क्स कम मिलेंगे। तो प्लीज़ डायग्राम्स पर फोकस ज़रूर करिए, डायग्राम ज़रूर इंक्लूड करिए अपने आंसर्स में। तो अजम्पशंस देख लेते हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके क्या क्या अजम्पशंस हैं। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस कंजप्शन। जो कंजप्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पिज्ज़ा की एक स्लाइस खाई, फिर दूसरी खाई, फिर थर्ड स्लाइस, फिर फोर्थ स्लाइस, फिर फिफ्थ स्लाइस, तो वो क्या था, कंटिन्यूअस कंजप्शन। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक पिज़्ज़ा अभी खाया और एक पिज़्ज़ा आप शाम को खा रहे हैं, या एक पिज़्ज़ा अभी खाया और एक पिज़्ज़ा 4 घंटे बाद खाया, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन तो डाउन नहीं होगा, क्योंकि फिर से भूख लगाएगी। तो इसलिए जो कंजप्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होगा आपके कंजप्शन में। क्लियर। सेकंड, नो चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पिज़्ज़ा आपने ऐसे ही नॉर्मल रेस्टोरेंट में खा लिया और एक पिज़्ज़ा 5 स्टार में खा के आए, तो क्वालिटी वहाँ पर क्या होगा, क्वालिटी चेंज हो जाएगी। और 5 स्टार से जो आप पिज़्ज़ा खाओगे वहाँ मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा। पैसे भी तो ज़्यादा जाएंगे, तो सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा ही मिलेगा। तो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वालिटी चेंज नहीं होगी। जहाँ आप पिज़्ज़ा खा रहे हो वहीं का पिज़्ज़ा खाओगे, चाहे आप 5 स्टार में खा रहे हो तो कंटिन्यूस कंजप्शन 5 स्टार में ही करोगे, और अगर आप पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खा रहे हो तो कंटिन्यूस कंजप्शन पिज़्ज़ा हट वाला पिज़्ज़ा ही होगा। तो उसमें क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। देन रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मतलब अंडरस्टैंडेबल कंज्यूमर। अंडरस्टैंडेबल से मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो कंज्यूमर है उसे एटलीस्ट इतना पता हो कि वो जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसे ज़्यादा मिली या कम मिली। तो यूटिलिटी उसे कितनी मिल रही है एटलीस्ट इतना उसे पता हो, तो दैट इज़ रैशनल कंज्यूमर। हम यहाँ पर कोई स्मार्ट या पूरा टैलेंटेड या एक्सपर्टीज कंज्यूमर की बात नहीं करें। रैशनल मतलब अंडरस्टैंडिंग हो उसके अंदर, इतना उसे पता हो कि जो चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है उससे उसे यूटिलिटी ज़्यादा मिली या कम मिली, यूटिलिटी मिली या नहीं मिली। ऐसा नहीं हो कि मैंने एक पिज़्ज़ा खिला दिया आपको और आपने कहा अच्छा लगा, सेकंड खिलाया कि पता नहीं कह सकते अच्छा था या बेकार था, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा। क्लियर। तो रैशनल कंज्यूमर होगा। देन फिक्स्ड इनकम। इनकम जो होगी कंज्यूमर के पास वो फिक्स्ड है। अगर कंज्यूमर अपने 1000 रुपीज़ लेके गया है पिज़्ज़ा खाने, तो वो इनकम उसके पास 1000 ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंड आ गया और फ्रेंड के 1000 और मिल गए तो सेटिस्फेक्शन लेवल तो बढ़ेगा, क्योंकि कमोडिटी ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो वैरायटी ज़्यादा हो जाएगी।
तो फिक्स्ड इनकम, इनकम फिक्स होगी, जितनी है कंज्यूमर के पास इनकम वो फिक्स रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन कंजप्शन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, तो इसका जो कंजप्शन होगा वो भी एक क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे हम पानी पीते हैं तो किस में, ग्लास में, तो एक रीजनेबल क्वांटिटी है, ऐसा तो नहीं है पानी स्पून से पी रहे हैं। तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, अदरवाइज लॉ वेरी नहीं करे, लॉ एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज आपको प्यास लगी है, अगर मैं स्पून से आपको पानी पिलाऊं तो ऑब्वियसली प्यास बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। क्योंकि प्यास लगी है और स्पून से अगर पानी पिला रहे हैं तो बहुत प्यास लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो कंजप्शन लेवल है, कंजप्शन है क्वांटिटी का, वो एक रीजनेबल होना चाहिए। एटलीस्ट एक ग्लास पानी है तो एक ग्लास तो होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये थे हमारे एजम्पशंस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, कि जैसे जैसे हम यूटिलिटी अपनी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डाउन होती चली जाएगी, और ये चीज़ें हमारी कांस्टेंट रहेंगी। देन ओनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एग्जिस्ट, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वन मोर थिंग, इसके और भी एजम्पशंस हैं, बट जो मुझे ज़रूरी लगे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो उसके लिए ज़्यादा टेंस मत होना कि मैम आपने वो पॉइंट छोड़ दिए या वो एजम्पशंस छोड़ दिए। तो जो जितने इम्पॉर्टेंट थे, जितने एनएफ हैं, वो सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आप अपने लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बुक में 9 एजम्पशंस दे रखे हैं तो पूरे 9 ही लेने हैं, तो उस चीज़ की टेंशन मत लेना। ओके, तो ये थे हमारे एजम्पशंस। नाउ वी कम टू द टेबल बना लेते हैं इसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक चीज़ टेबल बनाते समय ये याद रखना कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करनी है, क्योंकि लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी इंक्रीज करोगे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी। तो जब भी टेबल बनाओ वो याद रखना कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। एज हमने यहाँ पे टेबल बनाया है यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम की कमोडिटी ली है, तो आप देखोगे कि मैंने कमोडिटी इंक्रीज की है 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, तो कमोडिटी को इंक्रीज किया गया है। और एमयू को हम डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जनरल सेंस है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा कंजप्शन करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी डाउन होगी, तो इसलिए आपको एमयू को डाउन करना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एमयू और टीयू में, वो टीयू को डाउन कर देते हैं तो एमयू उनका इंक्रीज हो जाता है। तो आप याद रखना, जब भी आप टेबल बनाओ सबसे पहले आपको कमोडिटी लेनी है और एमयू लेना है, टीयू तो बाद में खुद से निकाल सकते हो। तो एमयू आपको लेना है और एमयू भी डिक्रीजिंग रिटर्न में आपको लेना है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको प्रॉब्लम है, इसमें कन्फ्यूज़न है, नहीं क्लियर हो रहा, तो एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। आप ऐसे करिए, मैंने आइसक्रीम ली है, जो आपकी फेवरेट चीज़ हो उसे आप लीजिए, उसे कंज्यूम करिए, और तब देखना आप जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे यूटिलिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूटिलिटी को डाउन किया है। तो फर्स्ट आइसक्रीम हमने खाई तो यूटिलिटी मिली 20, सेकेंड खाई तो मिलने वाली यूटिलिटी डाउन हो गई 16, देन 10, देन 4, देन 0, देन -6, तो ये कम होती जा रही है। ठीक है, अब टीयू, मैंने आपसे बोला कि एमयू अगर है तो टीयू हम खुद से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, एमयू को ऐड करते चले जाओ। टीयू क्या होता है, टीयू इज इक्वल टू सम टोटल ऑफ एमयू, समेशन ऑफ एमयू। ठीक है, तो एमयू को ऐड करते चलेंगे, टीयू आ जाएगा। देखिए फर्स्ट सेम रहेगा 20, क्योंकि ऐड करने के लिए हमारे पास ऊपर कोई डिजिट नहीं है, तो एमयू 20 है तो टीयू भी 20। फिर 20 + 16 36, 20, 16, 10 46, इन चारों को ऐड करोगे 50, यहाँ ऐड करोगे 50, यहाँ पर ऐड करोगे तो 44। या एक और तरीका है 20 से 20, 20 + 16 36, 36 + 10 46, 46 + 4 50, 50 + 0 50, 50 - 6 44। तो आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर लो, या तो आप हर यूनिट पे ऐड करते चले जाओ। अगर कन्फ्यूज़न है तो फर्स्ट पे फर्स्ट को ऐड किया, सेकंड पे 2 ऐड किए, थर्ड पे 3 ऐड किए, फोर्थ पे 4 को ऐड कर दिया,
इस तरीके से ऐड करते चले गए, अदरवाइज क्रॉस ऐड कर दो। फर्स्ट सेम लिखा, फिर क्रॉस ऐड, 20 + 16, 36 + 10, 46 + 4, 50 + 0, 50 - 6। तो जो आपको बेस्ट लगे उससे कर लेना। तो टीयू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम ले लिया है। इसी शेड्यूल से जो हमने अभी शेड्यूल लिया है, इसी शेड्यूल से, सेम शेड्यूल से हम यहाँ एमयू का डायग्राम बना लेंगे। हमने टीयू क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ टीयू की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने एमयू लिया है और एमयू से ही हमने डायग्राम बना दिया। तो ये डायग्राम आपका इस तरीके से आएगा। हम पहले भी बना चुके हैं टीयू और एमयू का डायग्राम। तो टीयू ऐसे करके ऐसे जाता था, एमयू नेगेटिव जाता था। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होता है जहाँ एमयू 0 है, यहाँ देखिए टेबल में भी जहाँ एमयू 0 है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ सैटिटी, सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट, कि इससे ज़्यादा तो कंज्यूम कर ही नहीं सकते। यहाँ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सैटिटी जहाँ एमयू 0 हो जाए, एमयू जहाँ पर 0 होगा, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। तो यहाँ पर देखिए एमयू 0 कहाँ हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ एमयू बिल्कुल 0 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका सैटिटी, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। एक ऐसी सिचुएशन जहां लिमिटेड इनकम में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए और वो उस पॉइंट को या उस एक्सपेंडिचर को चेंज ना करे, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सपोज आप मार्केट गए, आपको 400, 500 और 600 ये 3 वैरायटीज़ मिली। आपको 500 में जो सामान मिल रहा था, जो कमोडिटी मिल रही थी, एक्स कमोडिटी, वो उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। आपको लगा कि 500 में तो बहुत अच्छा है। 400 वाली जो कमोडिटी थी उसमें आपको लगा कि नहीं क्वालिटी बहुत बेकार है, ये अच्छा नहीं है। और 600 वाली जो कमोडिटी थी, आपको लगा कि नहीं क्वालिटी ठीक है बट चार्जेस ज़्यादा हैं। तो आपको 500 वाली कमोडिटी सेटिस्फैक्टरी लगी कि आपको ये, हाँ 500 में है, क्वालिटी भी अच्छी है और रेंज भी ओके है, तो आपने इसे परचेस कर लिया। आपसे शॉपकीपर बोलता है कि नहीं आप 600 वाला परचेस करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसके लिए एग्री नहीं हो, 600 का नहीं परचेस कर रहे। फिर वो 400 के बोलता है कि अच्छा 400 वाला परचेस कर लो, लेकिन सेटिस्फैक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है? 500 से, तो हम तो 500 ही परचेस करेंगे, 500 वाला। तो ये हो गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ से कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना चाहता, ना तो वो 400 पे जाना चाहता है, ना वो 600 पे जाना चाहता है। तो ये हो गया उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। क्लियर? तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लिमिटेड इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, प्लस कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करने के मूड में नहीं है या चेंज नहीं करना चाहता, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। एक होता है जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम एक सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर दे, मतलब सारी इनकम से केवल एक कमोडिटी परचेस करेगा। नेक्स्ट कंडीशन होती है या नेक्स्ट सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर अपनी इनकम 2 कमोडिटी पे खर्च करे, ये ज़्यादा पर खर्च करे। ठीक है, तो 2 सिचुएशन है, या तो कंज्यूमर एक ही चीज़ परचेस करेगा या 2 या ज़्यादा परचेस करेगा। तो इन सिचुएशंस को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आपको एक चीज़ याद दिला दूं, हम ये कार्डिनल अप्रोच में ही कर रहे हैं, अभी ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट नहीं हुआ। तो वी आर डूइंग कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हम ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच मतलब जहाँ यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया जाता है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एमयू को नंबर्स में ले रहे हैं, यूटिलिटी को। तो दिस इज कार्डिनल अप्रोच। क्लियर? तो कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था? मार्शल ने।
तो चलिए वापस आ जाते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। देखिए, जब भी कोई कंज्यूमर मार्केट में जाएगा किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए, तो वहाँ 2 फैक्टर्स होते हैं परचेस करने के लिए, जिन्हें हम नोटिस करते हैं। एक तो फर्स्ट वन होता है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। हम कोई भी चीज़ परचेस करेंगे तो उसका प्राइस नोटिस करेंगे कि उसका प्राइस क्या है। सेकेंड थिंग, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी होगी। तो ये 2 चीज़ हम ध्यान देते हैं जब भी हम परचेस करने जाएंगे। हम रेट देखेंगे कि भाई क्या रेट है, क्या प्राइस है, और सेकेंड थिंग हम ये देखेंगे कि इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। नाउ कंडीशन, हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो जहाँ ये कंडीशन पूरी हो जाती है वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस। MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सेकेंड कंडीशन, व्हेन MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM और 1। जब MUX डिवाइडेड बाय PX, इसे हम बोलते हैं MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जब ये 1 हो जाए इट मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट कंडीशन अभी हम करेंगे, फिर मैं सेकंड भी आपको बता दूंगी। वैसे मोस्टली बुक्स में फर्स्ट कंडीशन गिवन है, फिर भी सेकंड आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसके एजम्पशंस सेम होंगे जो लॉ ऑफ DMU के थे कि इनकम फिक्स होगी, प्राइस फिक्स होगा, कमोडिटी का प्राइस। जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हो तो वो पिज़्ज़ा का रेट हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पिज़्ज़ा आपको 400 का पड़ रहा है तो दूसरी जगह आपको 339 में पड़ गया। क्लियर? तो वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर जो प्राइस है वो फिक्स रहेगा, मतलब आप कहीं से भी परचेस करो प्राइस आपको सेम पे करने पड़ेंगे। देन रैशनल कंज्यूमर, अगेन वही कि अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर होगा, जिसे यूटिलिटी का पता होगा कि उसे कितनी यूटिलिटी मिली। तो यहाँ पे हमने एक टेबल ले लिया है, यूनिट्स ले लिया हमने। आइसक्रीम ही मान लीजिए X, हमने इसके यूनिट्स ले लिए। यहाँ पर प्राइस के 10 रुपीज़ के थे। ठीक है, 10 रुपीज़ है। MU यूटिल्स में हमने ले लिया है, कम कर दिया उसको 20, फिर 16, देन 10, देन 4, देन 0, देन -6। यहाँ अब हमें ये देखना है कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, MU इज इक्वल टू प्राइस। तो MU भी हमारे पास है, प्राइस भी हमारे पास है, दोनों इक्वल कहाँ पर हैं, इस लाइन में। तो यहाँ पर होगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर कितनी यूनिट परचेस करेगा, 3। कंज्यूमर 3 यूनिट परचेस करेगा, ना तो 3 से कम यूनिट परचेस करेगा ना 3 से ज़्यादा। 3 यूनिट क्यों परचेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, MU इज इक्वल टू प्राइस हो गया। तो यहाँ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, अब उससे ज़्यादा कंज्यूमर परचेस नहीं करेगा। ठीक है, तो कितने यूनिट खरीदेगा वो, 3 यूनिट परचेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। तो कहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम था, 3rd यूनिट पर। इससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो उसमें भी ये हेल्प होगी आपकी। तो जहाँ प्राइस और MU आपका सेम हो जाए वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर हो गया? अब सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं, MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM और 1। तो MUX हम निकाल लेते हैं। MUX में देखिए हमने 1 यूटिल को 1 रुपीज़ के बराबर लिया है, मतलब 1 रुपये में 1 रुपये के बराबर ही सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो 1 रुपीज़ में 1 रुपये का ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो हमने ले लिया है क्योंकि इजी होगा। तो इसीलिए 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपी। तो 1 रुपये में कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 1 यूटिल का ही। ठीक है, तो MUX निकाल लेते हैं हम। तो MUX के लिए सबको यूटिल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 1 से हमने डिवाइड किया, सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा MUX। अब हमें क्या निकालना है, MUX डिवाइडेड बाय PX। तो MUX हमारे पास है, PX हमारे पास है, तो ये हम निकाल सकते हैं MUM। तो MUM हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पे निकालें MUX डिवाइडेड बाय PX तो कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा, ये 2। MUM कितना आ गया, 2। 16 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.6। 10 डिवाइडेड बाय 10 1।
4 डिवाइडेड बाय 10 0.4, 0 और माइनस का 0.6, तो ये हमारा आ जाएगा MUM। देखिए MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू क्या था, MUM। तो हमने MUX को PX से डिवाइड कर दिया, हमारा MUM आ गया। अब MUM के लिए क्या कंडीशन थी कि ये 1 होना चाहिए। 1 कहाँ पर है, यहाँ पर सेम। तो दोनों मेथड से दोनों कंडीशन आपकी सेम यूनिट पर फुलफिल हो रही हैं, तो दोनों कंडीशन से ही आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। तो जहाँ पर MUX और PX बराबर हो जाए या फिर MUM आपका 1 आ जाए, वहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखिए इसके रिमार्क, आप रिमार्क डालोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो रिमार्क देख लीजिए, यहाँ पर तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्योंकि MUX इज इक्वल टू PX हो गया। अब जहाँ पर, यहाँ देखिए स्टार्टिंग में इससे पहले MU हमारे प्राइस से ज़्यादा है, प्राइस है 10, MU 20 और 16, MU ज़्यादा है। MU क्या, मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा मिल रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX कंजप्शन इंक्रीजेस, कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि उसे प्राइस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, तो वो कंजप्शन ज़्यादा करेगा। और जहाँ पर आपका MU प्राइस से कम हो, प्राइस हमारा 10, MU 4, फिर 0, फिर -6, तो MU प्राइस से कम हो गया। जहाँ यूटिलिटी प्राइस के अकॉर्डिंग कम मिल रही है, प्राइस ज़्यादा है और यूटिलिटी कम, तो जहाँ MUX इज लेस देन PX होता है, वहाँ पर कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है। कंज्यूमर उस चीज़ को कंज्यूम करना कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा, नहीं करेगा आगे कंज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर तब तक कंज्यूम करेगा जब तक उसकी MU इज इक्वल टू PX नहीं हो जाता, कंडीशन फुलफिल नहीं होती, और यहाँ तब तक कंजप्शन बंद कर देगा, कम कर देगा, जब तक वापस MUX इज इक्वल टू PX नहीं होता। क्लियर हुआ? तो ये 3 रिमार्क्स हैं। अगर MUX ज़्यादा होता है तो कंजप्शन इंक्रीज होता है, MUX कम होता है प्राइस से तो कंजप्शन डिक्रीज होता है, कंज्यूमर आगे कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये था हमारा शेड्यूल। अब इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्राम ले लिया है, इसी शेड्यूल से बनाया है, आप भी ये बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डायग्राम ले लिया है। प्राइस कांस्टेंट था 10 पर, तो सभी जगह 10 पर आएगा, 1 पर भी 10, 2 पर भी 10, 3 पर भी 10, 4 पर भी 10, 5 पर भी 10। तो इस तरीके से प्राइस पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस के। देन MU हमारा डिक्रीज हो रहा था, 1 पर 20, 2 पर 16, 3 पर 10, 4 पर 4, 5 पर ये था, कम हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अच्छा वो थोड़ा सा यहाँ पर, जहाँ पर ये 0 होता है वहाँ पर क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी, वहाँ पॉइंट ऑफ सैटिटी हो जाता है। और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, उस पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर प्राइस और PX दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और जहाँ प्राइस ज़्यादा होता है, यहाँ देखिए MU कितना था, MU ज़्यादा था, प्राइस कम था। व्हेन MUX इज़ ग्रेटर देन PX, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ MU ज़्यादा है, यहाँ देखिए MU प्राइस ये है, ये वाली लाइन है प्राइस की, और ये है MU की, प्राइस के ऊपर है MU, इट मीन्स MU ज़्यादा है। व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX, क्या हो रहा था, कंजप्शन इंक्रीज हो रहा था। जहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, मीन्स MU इज इक्वल टू PX, वहाँ पर क्या हो रहा था, कंज्यूमर स्टॉप कर देगा, ना तो पीछे जाएगा ना आगे जाएगा, ना कम परचेस करेगा ना ज़्यादा परचेस करेगा। जहाँ पर MUX कम हो गया, अब देखिए प्राइस ऊपर है, MUX नीचे आ गया, तो व्हेन MUX इज लेस देन PX, जहाँ MUX PX से कम है, ये ऊपर है ये नीचे, ये कम हो गया, वहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर कंजप्शन डिक्रीज कर देगा, आगे परचेस नहीं करेगा, कम कर देगा, ठीक है। और जहाँ पर 0 हो जाता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ सैटिटी, जहाँ पर ये 0 हो गया। तो इस तरीके से आप भी डायग्राम बना सकते हो शेड्यूल को लेकर, तो डायग्राम बनाइए। तो आई होप ये हमारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी।
नेक्स्ट वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे। तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा आपको। तो अगर ये क्लियर हुआ है, वीडियो आपको अच्छी लगी, सेटिस्फैक्ट्री लगी, तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करिए। अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी वीडियोस बनाती रहूं। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को, और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। तो पढ़ते रहिए और इकोनॉमिक्स को फियर को भी गुड बाय।